Days ago, I was watching a movie on Palestine. नकबा के ऊपर एक मूवी बनाई गई है. दिस इज़ phenomenal. मूवी का नाम है फरहा. और इसके ऊपर मैंने यूट्यूब में फिर बाद में देखा, बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं मूवी के ऊपर, बहुत सारा काम हुआ है मूवी के ऊपर. एंड इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल मूवीज़. और मैं आपको बताता चलूँ कि इस मूवी में मूवी की वजह से जूविश कम्युनिटी ने नेटफ्लिक्स के ऑफिस के बाहर उन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया. दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मूवी. We're here in Berners Street outside the offices of Netflix to try and persuade Netflix to take down a horrendous piece of propaganda. It's a fictional movie called Farha. It's especially targeted towards indoctrinating Westerners against Israelis and Jews. Although I have watched a lot of documentaries और लिटरेचर काफ़ी सारा पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं पैलेस्टाइन के ऊपर, बट द मूवी हैज़ मूव्ड मी टू माई कोर. इसका जितना इम्पैक्ट हुआ था उतना इम्पैक्ट मुझे किसी चीज़ के ऊपर नहीं हुआ. मैं सबसे पहले ज़रा पैलेस्टाइन का जो मुकदमा है और इसराइल की जो द स्टेट ऑफ इसराइल है उसके बारे में, वो कैसे वजूद में आई और स्टार्ट कहाँ से हुआ, वेरी बिगिनिंग. मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपको दे दूँगा. सबसे पहले एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में एक वक्त था 1400 से लेके आपके 20वीं सदी तक, बल्कि 21वीं सदी तक दुनिया एक पैटर्न ऑफ कॉलोनाइजेशन से गुजरी है. व्हेन आई रेड दिस बुक, दिस ब्रिटिश इन इंडिया, तो इसके बाद और भी बहुत सारी बुक्स थी जो मुझे पढ़ने का मेरा दिल किया. ये कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री के ऊपर बात करती हैं ये बुक्स. कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री और एक डोमिनेंट पावर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट या किसी दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज पे और उस कंट्री के आवाम के ऊपर कंट्रोल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट स्टार्टेड फ्रॉम इम्पीरियलिज्म. उसके बाद इसका नाम मर्केंटाइलिज्म का प्रोसेस चलने लगा. मर्केंटाइलिज्म इज टर्म इन वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर यूज़ होता है. उसके बाद जब फ्री ट्रेड की बारी आ गई तो फिर ये कॉलोनाइजेशन और ये सारी प्रोसेस ख़त्म हो. ठीक है, उससे पहले हुआ ये कि 1882 में फ़लस्तीन के अंदर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, रशन ली ज़ायोन. उसमें कोई 10 हवेवी के कुछ जूइश कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती थी. जूइश घर रहते थे 10 होम्स. ठीक है, तो उन 10 घरों में का वजूद फ़लस्तीन के अंदर 1882 में पाया जाता है. मतलब उससे पहले से मौजूद होंगे वो. तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि किसी मुल्क के अंदर किसी कम्युनिटी के लोग पाए जाते हों. तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि उन लोगों की मौजूदगी की वजह से उसको प्रेसिडेंट बना के उस पूरे कंट्री के ऊपर कब्ज़ा किया जाए. तो दिस इज़ 1882. ठीक है, और उसके बाद 1886 में एक ज़ायनिस्ट होते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी. ठीक है, डेर जूदन स्टेट. उन्होंने एक किताब लिखी. किताब का मतलब ये था कि यहूदियों की एक रियासत होनी चाहिए दुनिया में, यहूदियों की. उसका मुकदमा कुछ यूँ था कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इस्लाम के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट मज़ाहिब के कंट्रीज़ हैं, जबकि जुडाइज़म का या फिर जूविश कम्युनिटी का कोई वो नहीं है, कोई कंट्री नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ायनिज़म वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मतलब यहूदियों की एक स्टेट होनी चाहिए, पर्सनल स्टेट. ये कॉन्सेप्ट आ गया. फिर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बढ़ते हुए आगे गया 1896 में समहाउ बरतानिया में यहीं यहूदियों का एक जूइश एक पूरा वो कम्युनिटी जमा हो जाती है और जूइश पार्लियामेंट वजूद में आता है कि दुनिया में जितने जूस हैं उनके बारे में वो फैसले करेंगे, जूइश पार्लियामेंट. थियोडोर हर्जल की जो बुक होती है डेर जूदन स्टेट, उसके बाद ज़ायनिस्ट कांग्रेस बन जाती है, ज़ायनिस्ट वो पार्लियामेंट बन जाता है. उसके बाद 1917 में लॉर्ड बेलफोर, ये जो 1900s में फ़लस्तीन, 1920 में फ़लस्तीन आ जाता है. ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म के अंडर ये फ़लस्तीन का ये जो एरिया है वो सारा भी उसके अंदर आ जाता है. जब उसकी कॉलोनी बन जाती है तो इनके सारे फैसले करने लग जाते हैं बरतानवी.
अब उससे पहले 1917 में बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन किया था कि भाई जूइश की जो स्टेट होनी चाहिए, जो जूइश कांग्रेस की प्रेशर की वजह से उसने वो डिक्लेरेशन किया था, उसने लिखा कि भाई जूज की जो स्टेट होनी चाहिए, उनकी जो स्टेट की डिमांड है वो स्टेट होनी चाहिए फ़लस्तीन के अंदर। अब उन्होंने आर्गुमेंट सेट किया, ठीक है, दे हैड टू मेक ए प्रॉक्सी इन द मिडल ईस्ट, मिडल ऑफ द मिडल ईस्ट, उनको अपनी एक प्रॉक्सी सेट करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा अपना एक आर्गुमेंट वहाँ पे प्लांट किया, अपने ऐसे एक प्रॉक्सी प्लांट किया कि उसका कंटिन्यूसली एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। दैट इज़ हाउ दे प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड पोस्ट कॉलोनाइजेशन वाली जो दुनिया है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। दैट इज़ सम हाउ समथिंग डन बाय द ब्रिटन्स, ठीक है। उसके बाद ये एक सीड प्लांट हो गया। फिर होता यह है कि 1920s में वो उसके अंडर आ जाता है। फिर 1939 से लेके 45 तक वर्ल्ड वार होती है। वर्ल्ड वार टू होती है। वर्ल्ड वार टू में जूज़ के ऊपर बहुत सारे मज़ालिम होते हैं। मतलब द हॉलोकॉस्ट की जो स्टोरी है दैट इज़ सो ड्रेडफुल एंड सो हॉरेंडस। मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 6 मिलियन 60 लाख जूज़ मारे गए, मतलब कंसंट्रेशन कैंप्स में डाले गए। दैट इज़ अ सेट स्टोरी, बट व्हाट डज दैट हैज़ टू डू विद अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो जब उनकी स्टेट भी बन गई है और जो 10 घरों वाला जो एक रशनली ज़ायन का जो एक गाँव था ना, वो बढ़ते बढ़ते वहाँ पे लोग आने लगे। 9% जूज़ प्री वर्ल्ड वार टू से पहले 9% जूज़ थे, और उसके बाद वो रेशो बढ़ के वर्ल्ड वार टू के एंड में वो 27% जूज़ बन जाते हैं। 60 मिलियन जूज़ जब वहाँ पे मारे जाते हैं वर्ल्ड वार में, तो जो बाकी बचते हैं वो हज़ारों की तादाद में, तो वो आ जाते हैं सीधे सीधे फ़लस्तीन के अंदर। अब उनकी तादाद भी बढ़ गई। और अब क्या होता है, 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन का प्लान करता है। जब उन्होंने क्या किया, गाँव के गाँव खाली करने लगे। जब ज़्यादा आ गए लोग तो एक गाँव में तो बस नहीं सकते हैं, तो उन्होंने आसपास के जो गाँव थे फ़लस्तीनियों के, जो ओरिजिनल लोग थे, उनके गांव उन्होंने खाली कर दिए। और वो गांव खाली कर दिए, किताबों में तो सिर्फ लिखा जाता है कि उन्होंने गांव खाली किए, लेकिन कैसे किए वो बताती है फरहा। उसके अंदर एक फैमिली की इवैक्यूएशन की स्टोरी है, वो मैं ज़रा इस टाइमलाइन के बाद में आपको दिखा दूंगा। दिस इज़ रियली हॉरेंडस। जो उनके साथ हॉलोकॉस्ट में हुआ था उसका डबल उन्होंने फ़लस्तीन के साथ किया है। होता यह है कि 1947 और 48 में इन्होंने नकबा का इवेंट होता है, यानी 220 गाँव ये खाली कर देते हैं। अब लाखों की तादाद में बाहर से आ गए। फ़लस्तीन की अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितने ये बाहर से आए हुए थे। तो उन्होंने नकबा जो 1948 का 47 का जो वाक़या, उन्होंने 220 गाँव खाली कर दिए। लाखों की 147,000 पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। मतलब ऐसे कौन डिस्प्लेस करता है भाई? आपके साथ हॉलोकॉस्ट में बुरा हुआ है तो जिसने बुरा किया है उसके साथ काम कर लो, जर्मनी में कहीं पे सेटल कर लो, ठीक है, सेटल समवेयर एल्स। व्हाई इन पैलेस्टाइन? सिर्फ एक आर्गुमेंट था, वो आजकल उसके ऊपर काम हो रहा है। वो एक आर्गुमेंट ये है कि ये इनकी मुक़द्दस ज़मीन थी। अब मुसलमान अगर अपनी मुक़द्दस ज़मीनें क्लेम करने लग जाएँ, क्रिश्चियंस मुक़द्दस ज़मीनें क्लेम करने लग जाएँ, तो दैट द वर्ल्ड विल बी एट वॉर फॉर द कंटिन्यूअस। मतलब ये ऐसा तो नहीं होता। अब ग्रीक अगर अपनी ज़मीनें रिक्लेम करने लग जाएँ तो पूरी दुनिया तकरीबन ग्रीस की होगी, मेसोपोटामिया की होगी। तो ये ऐसे काम नहीं करता। बहरहाल इट हैपेंड। फिर 1948 में आसपास के इधर से ये सीरिया, फिर लेबनान, फिर जाके इजिप्ट इन्होंने हमला किया। इन्होंने कलेक्टिव फोर्सेस से हमला किया, लेकिन इसराइल को हेल्प किया यूएस ने और बरतानिया ने, और इसराइल समहाउ मैनेज टू रिपेल देम ऑल। 6 मुस्लिम स्टेट्स को उन्होंने क्या किया, इसराइल ने, दे रिपेल्ड देयर अटैक। उसके बाद 1950 में लॉ ऑफ रिटर्न ये कायम कर देते हैं। 48 में स्टेट ऑफ इसराइल हो जाता है, तो फिर यूएन बीच में आता है, पार्टीशन प्लान दे देता है कि भाई पार्टीशन होनी चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन तब से आ गया 1948 से। मतलब आउट ऑफ नोवेयर कुछ लोग बाहर से इमिग्रेंट्स आए थे। आजकल ये इमिग्रेंट्स को यूएस बॉर्डर सील कर रहा है और ग्रीस बॉर्डर सील कर रहा है। लोग उससे दरियाबुर्द होकर मर जाते हैं, वो अपने ज़मीनों में आने नहीं दे रहे हैं। तो दैट्स हाउ देयर फेस, एंड देयर फेस ज़बरदस्ती यहाँ पे बाहर से लाया गया, और जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए थे उनको मालिक बना दिया। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। एनीवेज, दिस इज़ द समहाउ एक फ़लस्तीन का मुकदमा भी है। एनीवेज,
फिर क्या होता है, 1950 में लॉ ऑफ रिटर्न कायम करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि ये जो इसराइल है, सो कॉल्ड इसराइल, उन्होंने जो 1948 में 2 स्टेट सॉल्यूशन दे दिया था, एक फ़लस्तीन और एक इसराइल का, एक गाँव से बढ़ के पूरा मुल्क बन गया है। तो उन्होंने लॉ ऑफ रिटर्न में उन्होंने ये बताया कि भाई बाहर से आए जितने भी जूस दुनिया में हैं वो सारे इसराइल में आए, और इसराइल इज़ द ऑफिशियल जूस स्टेट नाउ, राइट, फाइन। और 1956 में फिर सुइज़ क्राइसिस होते हैं, सुइज़ कनाल को जमाल अब्दुल नासिर वो उसको नेशनलाइज कर देता है। यानी नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि वो सारे उसका कंट्रोल इजिप्ट के पास होता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, मैप में देख लीजिए कि ये जो इजिप्ट है, ये इस तरफ इजिप्ट है और दूसरी तरफ देखें आपका साइनाई डिज़र्ट है, और डिज़र्ट से आगे फ़लस्तीन है, सारा फ़लस्तीन और इसराइल सो कॉल्ड। सो ये जो एरिया है यहाँ से जो गुज़र रहा है, ये एरिया एक्चुअली सुइज़ कैनल है, और सुइज़ कैनल रेड सी और आपका मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक पूरा हब है ये सारा एरिया। तो दिस इज़ ए ट्रेड हब फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब नेशनलाइज हो गया तो ये वल्नरेबल हो गई ये जगह। अब इसके बाद मज़ीद इसराइल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ गई। तो यूएस हैज़ ऑलवेज़ बीन बैकिंग इसराइल। उसके लिए आप पढ़ लें, देखें डॉक्यूमेंट्रीज, अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो आप देख लें। उसके बाद यस 1967 में योम किपुर 6 डे वॉर, इजिप्ट ने रशिया की मदद से बहुत सारे तैयारे भी लाए थे, तो दैट वो 6 डे वॉर का कायम हो गई 1967 में। इसराइल ने बहुत बुरी तरह सीरिया को भी और इजिप्ट को भी शिकस्त दी, और 1973 में योम किपुर वॉर फिर दोबारा से इजिप्ट ने इसराइल पे हमला किया और इसराइल को ख़त्म करने की कोशिश की, बट दैट डिडंट एंड वेल। किपुर होता है इनका कोई 10 दिन का जूस का कोई इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन होती है, उनकी हॉलिडे होती है 10 दिन तक। उन 10 दिनों में वो कुछ भी नहीं करते, उन्हीं योम किपुर के दिनों में, इन्हीं दिनों में उन्होंने हमला किया था और फिर नाकाम हो गए। बट इट डिडंट एंड वेल। शुरू में ये अच्छा हुआ था, लेकिन बाद में वो यूएस के इंटरफेरेंस के बाद वो हमले फिर से रिपेल हो गए। फिर ये होता है कि 1987 में इंतफादा, फ़लस्तीनी रिबेलियन वहाँ से स्टार्ट होता है। फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन को क्लेम करने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं, और मतलब फ़लस्तीनियों का जो जहाद का कॉन्सेप्ट है, हमास वगैरह तब स्टार्ट हो गए, हमास तब बनी है। तो अब ये जो कहा जाता है ना, हमास इज़ ए टेररिस्ट स्टेट, वाई? ये इलान पापे अपनी बुक के अंदर लिखता है, एनी चाइल्ड हु हैज़न्ट रन अवे हैज़ बिकम हमास। अब ये जो नकबा का इवेंट हुआ था 1947 में, 48 में, दैट हैपेंड लॉन्ग बिफोर हमास। वो जो नकबा के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे, वो बच्चे बड़े होके दे हैव बिकम हमास। They are actually for one nation there are freedom fighters, for other nation they are terrorists. So anyways, I'm not going to talk about Hamas कि उनकी legitimacy क्या है, वो क्या है, लेकिन इलान पापे का एक आर्गुमेंट याद रखें कि any child who hasn't run away has become Hamas. So that's up to you. Anyways, let's talk about the movie. मूवी मैंने लिटरेचर पढ़ लिया इतना सारा, जैसे इलान पापा की बहुत सारी बुक्स हैं, एथनिक क्लेंजिंग का पैलेस्टाइन है, ऑन पैलेस्टाइन उसकी एक बुक है, ठीक है, 10 मिथ्स अबाउट इसराइल है, और उसके साथ फिर नॉर्मन फिंगरस्टाइन की बुक्स हैं, द हॉलोकॉस्ट इंडस्ट्री है। ये कुछ बुक्स हैं, मैं आपको आपकी स्क्रीन में दिखा देता हूँ। इन बुक्स की स्टडी के बाद और ऑलमोस्ट लाइक 12 to 16 आवर्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं अल जज़ीरा की। उसके बाद मेरे पास काफ़ी डेटा गैदर हुआ था इसके ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर और इसराइल के ऊपर। बट वन मूवी दैट आई हैव वॉच्ड दैट मूव्ड मी, मैं कहता हूँ ये सारा जितना भी लिटरेचर है उससे बढ़ के ये एक मूवी बनाई गई है। और इस मूवी के अंदर नकबा का एक इवेंट बताया गया, एक गाँव के अखराज की बात की है, गाँव से लोगों को कैसे निकाला जाता है। तो एक बाप होता है, उसकी एक बेटी होती है, और उसकी यानी बाप की जो उस बंदे की जो बीवी होती है वो काफ़ी पहले मर गई होती है, तो वो अपनी बेटी के साथ रहता है। बेटी को पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है, पढ़ने का बहुत ज़्यादा, शी लव्स फॉर एजुकेशन। तो वो चाहती है कि गाँव से बाहर जाके पढ़े। तो कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं, एक मौलाना साहब होते हैं और वो जाने नहीं देना चाहते हैं, और उस लड़की के बाप का जो बंदा है उसका एक भाई होता है, वो चाहता है कि लड़की जाके पढ़े। दिस इज़ समहाउ दे हैव ट्राइड टू सेट द स्टोरी, राइट।
तो फ़रहा नाम होता है लड़की का और बहरहाल बंदा अपने भाई की बात सुनता है और उस लड़की की एडमिशन करा देता है। शी इज़ सच अ वंडरफुल स्सिंटिलेटिंग आइज़, सच अ वंडरफुल लिटिल गर्ल। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं फ़रहा की जैसी। वो लड़की खुश हो जाती है। इन द मीनवाइल रात को उसकी एडमिशन पेपर आता है, एडमिशन का लेटर, और सुबह हमला होता है इज़राइल की तरफ से। वो जो 220 गाँव खाली हुए थे उनमें से इनका गाँव भी एक गाँव होता है। तो इज़राइली फ़ोर्सेस आते हैं, तो लड़की को उसके बाप अपने भाई के साथ शहर से निकलने के लिए गाड़ी में भेज देता है, लेकिन वो गाड़ी में जाने से इनकार कर देती है। वापस आते हैं, अपने बाप के पास आती है, तो बाप उसको एक स्टोर हाउस में बंद कर देता है, एक स्टोर में बंद कर देता है। फिर बाहर से मतलब लाइट भी ना आए, बाहर से कोई देखे भी ना, बाहर से मिट्टी लगा के, क्ले लगा के उसको बंद कर देता है दरवाजे को। ना लड़की अंदर से बाहर कुछ देख पाती है ना कुछ करती है। तो दैट्स ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है जो आप सिर्फ मूवी देख के ही आप उसको फील कर सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हाउएवर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अगले दिन 2-3 दिन बाद वो लड़की उधर रहती है, 2-3 दिन तक अंदर रहती है, मतलब जस्ट ग्रेन्स वगैरह खा के वो ज़िंदा रहती है। पानी, गंदा सा पानी होता है, गंदला सा। तो स्टोर हाउस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल वो लड़की किसी तरह बाहर से एक फैमिली आती है। बहरहाल अगले दिन उसको अंदाज़ा होता है बाहर एक फैमिली आ रही है। तो बाहर जब फैमिली आती है उसमें एक बंदा होता है, एक उसके साथ 2 बेटियाँ होती हैं, एक उसकी बीवी होती है। द वाइफ इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। शी गिव्स बर्थ टू अ ब्यूटीफुल लिटिल चाइल्ड। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये सारा अंदर से विटनेस कर रही होती है फ़रहा। एक छोटा सा सुराख होता है उसके ज़रिए, तो बुलाना नहीं चाहती है, डर भी जाती है कि उसको नहीं पता होता है कि ये कौन लोग होते हैं, फ़लस्तीनी है या फिर इज़राइल वाले हैं या फिर क्या हो रहा है, उसको समझ नहीं आता। बहरहाल समझ जाती है उनकी बातों से कि दे आर पैलेस्टीनियंस, तो उनको बुलाती है। जब वो बुला ही रही होती है, वो बंदा आके उसकी हेल्प करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रहा था, इतने में इज़राइली फ़ोर्सेस बाहर से आ जाते हैं। जब फोर्सेस बाहर से आ जाते हैं तो ये अपनी बेटी को और बीवी को छुपा देता है अंदर। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ इस फैमिली को फैमिली के साथ इन्होंने क्या किया। خد ابنك وقف يلا يلا Welcome. Hey, you brothers me no. अच्छा, आपने वीडियो देख ली। दिस इज़ हाउ इट हैज़ वंट। लाइक लिटरेचर में ये वाली फीलिंग नहीं लाई जा सकती है। लिटरेचर जितना भी आप पढ़ लें, जितनी भी किताबें पढ़ लें, वर्ड से आपको ये फीलिंग नहीं आ सकती है। सो दिस मूवी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। दिस मूवी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन पुटिंग फॉर्थ फ़लस्तीन का मुक़द्दिमा पेश करने में। इस मूवी ने बड़ा किरदार अदा किया, बहुत बड़ा किरदार। यू मस्ट वॉच दिस मूवी, दिस इज़ एन अमेजिंग मूवी। तो एनीवेज़ फ़रहा को फिर गुस्सा आ जाता है, वो अंदर से सामान निकालती है, उसमें से कोई पिस्तौल मिलता है। बहरहाल वो किसी तरह फायर वायर करके वो दरवाज़ा खोल लेती है, किसी तरह करके बाहर आके देखती है। बाद में कहा जाता है वो फ़रहा जाके इस सीरिया में कहीं पे मुकीम हुई और उसके बाद बड़ी होके फिर बाद में मर गई कहीं पे। तो द पॉइंट इज़ फ़रहा इज़ सच अ वंडरफुल डिपिक्शन ऑफ द नक़बा। तो हमास और अभी जो चल रहा है इसराइल फ़लस्तीन का जो कनंड्रम चल रहा है, जो इशू चल रहा है, दैट इज़ रूट्स इन द हिस्ट्री एंड वी नीड टू रीड दैट हिस्ट्री। तो जो मैंने बुक्स आपको सजेस्ट की हैं वो बुक्स देखें। अगर आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का दिल नहीं करता आपको, तो अल जज़ीरा की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने आपको सजेस्ट की हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मस्ट गो फॉर दोज वीडियोज़। अल जज़ीरा की वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें। तो प्रे फॉर गज़ा। एंड आखिरी जो पैगाम है इसका, ये ईद जो है 2 दिन बाद ईद है, तो ये ईद आपने क्या करना है, फ़लस्तीन के बच्चों के नाम, गज़ा के बच्चों के नाम करना है। वेयर अ कैफ़ियर, और फ़लस्तीन की जो शॉल होती है वो एक बार वो पहने, और ईद की नमाज़ में आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।